नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं रूप वर्मा डीएम नर्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि जो आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग के छात्रों को राजस्थान में समाज कल्याण द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो कैसे दी जाती है, क्या होती है उसकी प्रोसेस, पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसे ढंग से देखते हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्कॉलरशिप से रिलेटेड हम क्या क्या बात करेंगे देखते हैं। देखिए, जो हम राजस्थान की बीएससी नर्सिंग की स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे कि किस किस को मिलेगी। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि स्कॉलरशिप किन किन स्टूडेंट को मिलेगी, एससी, एसटी, ओबीसी या किस किस को मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कितनी मिलेगी भाई, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर बाद में और कैटेगरी में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, फुल प्रोसेस पर डॉक्यूमेंट क्या होंगे, कहाँ ई मित्र पे कैसे करवाना है, कैसे भरवाना फॉर्म को, उसके बाद में कॉलेज में जाएगा, करेक्शन होता है या नहीं होता है, उसके बाद में कहाँ कहाँ तक फॉर्म जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और पेमेंट कैसे होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात लास्ट रखेंगे ध्यान योग्य बातें। ध्यान योग्य बातें मतलब कई स्कॉलरशिप में फॉर्म भरते टाइम या बाद में फॉर्म भरने के बाद में कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो कर लिए जाते हैं या फिर कुछ ऐसी गलतियां कर ली जाती है जिसके परिणाम स्वरूप आपको स्कॉलरशिप से वंचित रखा जा सकता है। तो हम उसको पहले ही डिस्कस कर लेंगे जो आपको वो गलतियां ना हो। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग में किसको स्कॉलरशिप मिलेगी और कितनी मिलेगी। ठीक है, तो कैटेगरी हिसाब से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें किस किस को मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो एससी, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जाति, जिसको मिलेगी 73,000 मिलेगी स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में। और गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी 21,000 गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में 73,000 मिलेगी। 85,000 फीस है, 73,000 मिलेगी। यहाँ पर 21,000 की 21,000 मिल जाएगी। फिर बाद में बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी में कितनी मिलती है, तो एसटी में आपको मिलती है सेम जैसे एससी की मिल रही है उतनी एसटी में मिलती है। ठीक है, एमबीसी, तीसरी बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी में भी सेम रहता है, लेकिन क्या है कि इनकी प्राइवेट कॉलेज में इनकी फीस है गवर्नमेंट कॉलेज में 51,000 फीस है, तो इनकी 51,000 गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाती है, प्राइवेट में 73 की 73 मिल जाती है। और फिर बात में करते हैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जिसको थोड़ा समझना ध्यान से, ओबीसी वालों को मिलती है स्कॉलरशिप। अब कैसे मिलती है उसको थोड़ा सा ध्यान समझना। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी जो आती है, एक तो आती है ईबीसी, ओबीसी और एक आती है डीएनटी। ये 3 कैटेगरी आती है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि सबको मिलेगी। ओबीसी वालों, ईबीसी वालों और डीएनटी वालों को सबको नहीं मिलती। किस किस को मिलती है फिर, एक तो होती है बीपीएल वालों को मिलती है। ठीक है, बीपीएल, जिसके पास बीपीएल कार्ड है उसको मिलती है। दूसरी आती है विधवा, या तो खुद विधवा हो या विधवा के बच्चे हो, उनको मिल जाती है। ठीक है, विकलांग का भी सेम है, या तो खुद ही विकलांग हो या विकलांग के बच्चे हो। ठीक है, उसको भी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, फिर आती है तलाकशुदा में भी या तो खुद माँ तलाकशुदा हो या फिर उसके बच्चे तलाकशुदा हो। तो इसकी कितनी मिलती है, 8,000 रुपए। ठीक है, इनकी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट 8,000 रुपए इनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकम जो होनी चाहिए वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाओगे इसके लिए वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। हम बात कर लेते हैं हम प्रोसेस की कि क्या प्रोसेस रहेगी फॉर्म भरने से लेकर स्कॉलरशिप मिलने तक की। तो देखते हैं सबसे पहले क्या प्रोसेस रहेगी। पहली प्रोसेस तो आपकी रहेगी, फर्स्ट स्टेप जो रहेगा ऑनलाइन फॉर्म का, कि हमें सबसे पहले ई मित्र से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है। ये बात आप सभी को लगभग पता होगी। तो फॉर्म भरवाने में क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लगेगी एक एसएसओ आईडी। एक एसएसओ आईडी बनानी पड़ती है, या तो आप खुद यूट्यूब से देखकर बना सकते हो या ई मित्र वाला आपको खुद बना के दे देगा। तो आपको एक एसएसओ आईडी की जरूरत पड़ेगी। इसमें कोई बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है, आराम से एसएसओ आईडी बन जाती है। दूसरा काम है इनकम सर्टिफिकेट 4 पेज वाला। ये बहुत जरूरी बात है, आप ध्यान से रखना, ध्यान समझना कि जो राजस्थान का फॉर्मेट है 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट का, वही बनवाना है, क्योंकि यही आपको अप्रूव दिलवाएगा। तो ये इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो 2.5 लाख से कम वाला होना चाहिए। तीसरा जो बात है मूल निवास,
कि मूल निवास का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का सर्टिफिकेट होता है ये। तो मूल निवास बनवाना बहुत जरूरी है कि आप राजस्थान के ही तो निवासी हो, ये जानने के लिए मूल निवास जरूरी होता है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तो आपको पता है कि क्यों चाहिए, क्योंकि हमें प्रमाण तो देना पड़ेगा ना कि हम हाँ SC से हूँ, ST से हूँ, OBC से हूँ, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। फिर 5वां है आधार कार्ड। आधार कार्ड भारत में सबके पास है लेकिन ये जरूरी है। 6ठा है जन आधार। जो जन आधार जो डॉक्यूमेंट्स है वो राजस्थान वालों के पास होता है, सभी राजस्थान के वालों के पास है, जिनके पास नहीं है वो बनवा लो, क्योंकि जन आधार अत्यावश्यक है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है। फिर बाद में चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट। 10th क्लास की और 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए होती है। तो आप है ना एडमिशन करवाए हो तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट कॉलेज में रख ली गई होगी, तो आप उनसे मांगो तो या तो वो स्कैन करके आपको मेल कर देंगे या फिर आपको मार्कशीट दे देंगे, तो आप स्कैन करवा कर रख लो, क्योंकि 4 साल तक स्कॉलरशिप में 10th और 4 साल तक वो मार्कशीट नहीं देंगे और आगे जाकर कहीं भी ये काम आ सकती है। ठीक है। फिर आती है बैंक अकाउंट। खुद का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, खुद का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। और बैंक अकाउंट खुद का हो, जन आधार में और किसी के से मतलब नहीं है, खुद का अकाउंट हो। और अकाउंट भी जन धन वाला नहीं होना चाहिए, वो अकाउंट होना चाहिए जिसमें नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, जिसमें पैसे हम ट्रांसफर 1 लाख से भी ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसा अकाउंट होना चाहिए, जन धन वाला नहीं होना चाहिए। लास्ट है फीस रसीद। जो फीस रिसिप्ट जो मिली है आपको एडमिशन के टाइम, जितने पैसे आपने दिए हैं उसकी एक जो पक्की फीस रसीद जिसपे कॉलेज की मोहर लगी हो, कैशियर के साइन हो और पूरा फीस का विवरण हो, सेशन के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से वो होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म भरते टाइम काम आती है। ये डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आपको मित्र वाले को देने हैं, वहां पर वो आपका फॉर्म भरेगा। अब कई बोलेंगे क्या हम भी खुद फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो लेकिन आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है और आपको भरना आता है तो आप भर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन फॉर्म। आई थिंक आपको इस बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दो। ठीक है। सेकंड स्टेप है कॉलेज वेरीफाई। देखिए फर्स्ट स्टेप के बाद में फॉर्म जाएगा सीधा कॉलेज के पास। ठीक है, इधर से आगे समझाता हूं। यहां से प्रोसेस पूरी होने के बाद कॉलेज के पास फॉर्म जाएगा। मान लो कि इस जगह पर जहां पर आपने पूरा फर्स्ट स्टेप फॉलो करा है, यहां पर आपने 12th के मार्क्स गलत डाल दिए या फिर बाद में बैंक अकाउंट डिटेल गलत डाल दी, फीस रसीद गलत डाल दी, कुछ भी गलत डाला है तो कॉलेज देखेगा कि हाँ ये दिक्कत गलत है। तो फिर बाद में कॉलेज आपको ऑब्जेक्शन जो एक टर्म होती है वो डालता है। ऑब्जेक्शन को कॉलेज ऑब्जेक्शन डालेगा, फिर आपके SSO अकाउंट में ऑब्जेक्शन शो होगा कि हाँ ये कॉलेज वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और इसका आपको कंप्लीट करना। मान लो कि आपने बैंक अकाउंट डिटेल गलत डाली और आपको अब सोचना है कि यार ये तो मैंने गलत डाल दिया, या फिर बाद में आपने 12th लास्ट ईयर के मार्क्स गलत डाल दिए। अब आपको चिंता नहीं करनी कि यार अब तो हो गया, अब भर गया फॉर्म, तो आपको कुछ नहीं करना, कॉलेज वेरीफायर के पास जाना होता है। सभी कॉलेज में एक वेरीफायर होता है जो फॉर्म को चेक करता है और आगे सेंड करता है। तो वहां पर कहना है कि सर हमारी ये समस्या आ गई, हमने गलत फॉर्म भर दिया, इसमें ये गलत चीज डाल दी, या फिर तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन आएगा, फिर आप अपना जो भी चीजें चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो कॉलेज यहां से जाता है कॉलेज वेरीफायर के पास। अगर आपका फॉर्म 100% सही है, आपने कुछ भी गलती नहीं करी, तो कॉलेज वेरीफायर फॉर्म को चेक करेगा और उसको वेरीफाई करके आगे भेज देगा। अब यहां के बाद में जाएगा SJE वेरीफायर के पास। ठीक है। SJE वेरीफायर कौन होता है? जिस जिले में आप रहते हो, मतलब जिस जिले में आपकी कॉलेज है, वहां पर उसी जिले में एक ऑफिस होता है समाज कल्याण का। ठीक है। जैसे जयपुर में आप मानसरोवर में एक ऑफिस है समाज कल्याण का, दौसा का अलग होगा, सबका अपने जिले में एक ऑफिस होता है। वहां पर क्या होता है कि आपका जो फॉर्म है जो कॉलेज से वेरीफाई हो गया, आपने ऑनलाइन भी भर दिया, तो वहां पर वेरीफाई होता है कि कॉलेज वालों ने सही चेक कर दिया। फिर अगर ये चेक करते हैं इनको जो भी सारे नियम कायदे कानून सही लगते हैं, सही तरीके से आपने फॉर्म भरा, सही सेशन में भरा है, या फिर बाद में सही मार्कशीट अपलोड करी है, सब कुछ सही करा है, तो ये कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं डालेंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो ये ऐसा नहीं करेंगे फॉर्म को रद्द कर देंगे, ये ऑब्जेक्शन डालेंगे आपको। फिर आपको वापस फॉर्म आपके पास आएगा, फिर आप सही गलत जो भी है उसको सही करोगे, फिर वापस कॉलेज के पास जाएगा, कॉलेज उसको देखेगी दोबारा, फिर वापस के पास भेजेगी। ऑब्जेक्शन अगर ये डालेंगे तब भी वापस एक बार कॉलेज के पास जाएगा, आप ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद फिर SJE वेरीफायर के पास जाएगा। अगर यहां से फॉर्म कंप्लीट हो गया
तो मान लो कि आपके 90% चांस नहीं है कि आपको ऑब्जेक्शन दोबारा आए। एसजेई वेरीफायर ने आपको वेरीफाई कर दिया, फिर आपके पास डीएलओ के पास, जो डीएलओ होता है, डीएलओ वो वेरीफाई करता है, फिर डीएलओ के पास फॉर्म जाता है, डीएलओ एसजेई वेरीफायर के पास, वो फॉर्म को देखता है, वो वेरीफाई करता है फॉर्म को सारा देख के, और फिर बाद में डीएलओ फिर बाद में फॉर्म को देखने के बाद कौन सी कैटेगरी का है, कितनी स्कॉलरशिप देनी है, उसके बाद पेमेंट फिर उसने वो करता है पेमेंट जनरेट। ठीक है, पेमेंट मतलब कितनी पेमेंट देनी है उसके बारे में वो आदेश देता है। तो डीएलओ 5वें स्टेप तक आदेश दे देता है, और 6ठी स्टेप में क्या होता है, डीएलओ बिल जनरेट कर देता है। ठीक है, मतलब ये पूरा कितना पेमेंट देना है होने के बाद उसका बिल जनरेट कर देता है कि हाँ इसका पेमेंट देना है। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद जैसे ही बजट आता है, आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये आपकी अगर एकदम सही तरीके से आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो आपका ये 7 स्टेप तक पहुंचकर आपकी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें गलतियां होती है। क्या गलतियां होती है, कोई नंबर गलत भर रहा है, कोई क्या दिक्कत आ रही है, वो इन स्टेप में रुक जाता है वो फॉर्म, फिर बाद में धीरे धीरे वो चलता रहता है, फिर वो गलतियां सुधरती है, फिर आगे बढ़ जाता है, और फिर लास्ट में जाके 7 स्टेप में जाके 7वां स्टेप में जाकर ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। 7 यानी थाला फॉर ए रीजन। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कुछ विशेष बातों की जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप में रुकावट आ सकती है और जिसकी वजह से आपका फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। तो पहला पॉइंट है जो न्यू गाइडलाइंस, मतलब जो नया नोटिस आया है समाज कल्याण का बीएससी नर्सिंग के लिए। उनके क्या हो रहा था कि जो है ना आरयूएचएस एग्जाम लेट करवा रही थी, या फिर बाद में सेमेस्टर के एग्जाम की वजह से एग्जाम भी लेट हो रहे थे, इसका रिजल्ट लेट आ रहा था। तो समाज कल्याण ने एक नियम निकाला। नियम अनुसार क्या कहता है कि जो बीएससी नर्सिंग के छात्र है वो अपना फर्स्ट ईयर का, तो मान लो कि आपका एडमिशन अक्टूबर में हो गया, जैसे कि 24-25 वालों का नवंबर में एडमिशन हो गया, तो वो जनवरी दिसंबर में जो सेशन है उसमें फॉर्म भर दिया। लेकिन जैसे कि सेकेंड ईयर में आप पहुंचोगे, मतलब आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होगा और आप थर्ड सेमेस्टर में जब पढ़ोगे तब आपकी एक ईयर कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको फॉर्म कब भरना है, जो सेकेंड ईयर का फॉर्म तभी भरना है जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि देखो आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर दिया एडमिशन के साथ, सेकंड ईयर का फॉर्म जब तक नहीं देखना है जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आने के बाद जब भी अगर वेबसाइट खुल रही है तो फॉर्म भर दो, नहीं खुल रही है तो इंतजार करो कब खुलेगी, उसके बाद में ही फॉर्म भरना है। क्योंकि और दूसरी बात, ये जो फॉर्म है ना, जैसे कि नोट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि है ना, जैसे कि आपने अक्टूबर में कई कॉलेज होती है कि उस जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम लगता है उससे पहले ही सेकंड ईयर की फीस ले लेती है और उसकी पर्ची निकाल देती है उस डेट की। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है कि या तो उनको कहना है कि हमारे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट होने दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद में ही आप हमारे सेकंड ईयर की पर्ची काटना, या फिर बाद में सेकंड ईयर के जो फीस रसीद है वो काटना। ठीक है, और या फिर बाद में अगर वो नहीं मान रहे हैं तो कह दो कि आप हमारी एक कच्ची पर्ची बना दो। ठीक है, मतलब ओरिजिनल पर्ची मत बनाओ, और जो दूसरी ओरिजिनल पर्ची है वो रिजल्ट आने के बाद ही भरना है। क्योंकि समाज कल्याण ने ये नियम निकाला है कि आप है ना एग्जाम की डेट है, जो मतलब रिजल्ट की डेट है उसके बाद की ही अगले ईयर की रिसिप्ट होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इस बात को आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको फॉर्म रद्द हो जाएगा, सेकंड ईयर में आप स्कॉलरशिप नहीं ले पाओगे। ठीक है, दूसरा है बायोमेट्रिक। देखो एक नियम और निकला है कि हर 30 दिन में एक, मतलब फॉर्म भरने के बाद हर 30 दिन में एक बार बायोमेट्रिक करवाना अनिवार्य है। 30 दिन के बाद में आपको समाज कल्याण, मतलब समाज वो होता है ना जो कॉलेज का वेरीफायर होता है स्कॉलरशिप वाला, उनके पास जाना है और हर 30 दिन में एक बार बायोमेट्रिक करवाना है। और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्शन क्लियर विथ इन 30 डेज। मतलब जब अगर आपको कॉलेज लेवल पे या कहीं से भी ऑब्जेक्शन आए तो 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन करवा दो। अगर 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका 7 स्टेप तक फॉलो होगा फॉर्म और आपको स्कॉलरशिप आराम से मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया है, वहां पर जाकर पूछ सकते हो। धन्यवाद।